This conference will now be recorded. मार्च 21 का पेपर हम करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था ये कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इससे ग्राफ बनाने हैं। इसके ग्राफ एक दफा देख लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ग्राफ में इशू है थोड़ा बहुत। तो पहली बात आपने ग्राफ देखना है कि आपने टोटल के बनाने हैं या पर यूनिट बनाने हैं। और उसके बाद सिंपल आपने देखना है कि आपकी जो लाइन है वो कौन सी है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज कंप्यूटेड यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। डेप्रिसिएशन डिपेंड कर रही है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो ये डेप्रिसिएशन वेरिएबल हुई या फिक्स्ड हुई, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये फिक्स्ड समझी जाती, लेकिन ये डिपेंड करती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो अगर डेप्रिसिएशन यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है इसका मतलब है ज्यादा यूनिट बनाएंगे ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगी, कम यूनिट बनेंगे कम आएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कुछ यूं बनता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ये बनेगा। डन। दूसरे नंबर पर आ जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो कहता है कंप्यूटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड डेप्रिसिएशन आती है हर साल और उसका पर यूनिट का ग्राफ कुछ यूं बनेगा। डन होगी बात। ये पहला पार्ट भी हमारा हो गया, 8 नंबर का सवाल है और ये दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। डायरेक्ट मटेरियल मेन वेरिएबल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में आती है। उसके बाद वो कहता है कि बल्क डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन एडिशनल परचेजेस वंस द टोटल परचेज एक्सीड अ सर्टेन लेवल। ओके, तो जनाब इसका जो ग्राफ बनेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ फिक्स होता है। वो कहता है कि ये फिक्स तो बनेगा लेकिन जैसे ही एक सर्टेन लेवल इंक्रीज करेगा उसकी प्राइस कम हो जाएगी, कम कर देंगे और फिर वही फिक्स रखेंगे। यानी जैसे ही एक हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, हाँ आगे अगर हर यूनिट के बाद डिस्काउंट मिलेगा तो और ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर हम कहते हैं जी उसके बाद एक फिक्स्ड अमाउंट से हमें डिस्काउंट मिल गया तो वो ये ग्राफ बनेगा। डनो की बात। चौथे नंबर पे जनरेटर का रेंट हैज बीन एक्वायर्ड ऑन आवरली रेट, however minimum rent for certain hour is payable irrespective of the actual uses। इसका मतलब है एक रेंट तो हमने फिक्स पे करना है और उसके बाद वेरिएबल है। मतलब एक रेंट मिनिमम फिक्स है, फिर उसके बाद जितने घंटे इस्तेमाल करेंगे उतनी इस्तेमाल आता जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बनाना है एक खास लेवल तक, फिर वेरिएबल पर यूनिट आ जाना है, यानी दोनों का एक मिक्स्ड ग्राफ बनेगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो जाएगी। यानी यहां तक ये है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और यहां से आगे है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए ग्राफ 4 ही हैं, उन चारों में से कुछ ना कुछ बनेगा, वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स्ड पर यूनिट। डन। उसके बाद आ जाता है मशीन का रेंट।
कहता है मशीन का रेंट आपने फिक्स्ड लिया है मंथली, कहता है 1 मशीन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मिलियन यूनिट। जैसे फिर 2 मिलियन बनेंगे एक और मशीन आ जाएगी, 3 मिलियन बनेंगे एक और मशीन आ जाएगी, है तो ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाएंगे। एक मशीन आई, एक मशीन, फिर जैसे दूसरी मशीन आएगी ये ग्राफ एक दफा ऊपर चला जाएगा, फिर वही ये दूसरी मशीन के लिए आ जाएगा, फिर जब तीसरी मशीन आ जाएगी फिर एक दफा कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर इस तरह से जैसे जैसे हर अगली मशीन आती जाएगी एक दफा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीजिंग नेचर के साथ चलती जाएगी। ये ग्राफ क्योंकि रिपीटेड है। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी फिक्स होती है, सॉरी वेरिएबल होती है। आगे बढ़ते हैं, कहता है फिक्स्ड फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड एट फिक्स्ड रेट पर यूनिट, वो फिक्स्ड रेट पर यूनिट भी वेरिएबल होता है, यानी हर यूनिट आगे अमाउंट बढ़ाता जाएगा। कहता है इन केस प्रोडक्शन एक्सीड अ टारगेट इन एनी मंथ देन वर्कर्स आर पेड डबल फॉर द एडिशनल यूनिट्स। लो मेरे भाई, पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कहता है ये तो राफ जाता जाएगा, फिर हम डबल पे करना शुरू कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। ठीक होगी बात? चले जनाब, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये IFRS 15 का सवाल है। अगर किसी ने सीखना है तो जाकर IFRS 15 की रिकॉर्डिंग सुन लेगा, वहां ये अवेलेबल है सवाल। उसके बाद MCQ, ये हमने सवाल करना है जी। पहला सवाल पढ़ते हैं कि जनाब वो कहता है कि जनाब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एंड यूज। कहते कौन सी ऐसी चीज है जो वैल्यू एंड यूज में इस्तेमाल नहीं होती। सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता है वो हमारा आउटफ्लो होता है, मेंटेनेंस पे जो हमारा खर्चा होता है वो हमारा आउटफ्लो होता है। कैश फ्लो और एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, हम देखते होते हैं, एक बात याद रखें, जब भी हम अपना इंपेयरमेंट का टेस्ट लेते हैं वो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है। और जो एसेट की जो परफॉर्मेंस है अगर हम एनहांस करेंगे तो उससे तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये जो अमाउंट होती है जो एसेट्स को एनहांस करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को अगर उस पर लगाई जाए मोर देन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो हम उसको कैश फ्लो की वर्किंग में नहीं लेते होते। ये मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं ना, उनका एक पेज है, उसमें ये बातें सारी लिखी हुई है, वो पेज लाजमी पढ़ना है आपने, एक नंबर उसमें से आता है। फिर वो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एसेट, वो तो कॉन्टिन्यूस यूज तो हम लेते हैं। फिर डिस्पोजल से जो कैश फ्लो आता है वो भी हमारा कंसिडरेबल होता है, वो भी हमारा इनफ्लो होता है। तो इसका बी आंसर। सेकंड ऑप्शन में कहता है कि इंपेयरमेंट रिव्यू के लिए हमें किस चीज को मेजर करना पड़ता है। कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बिल्कुल मेजर करना पड़ता है। वैल्यू इन यूज, ये भी मेजर करना पड़ता है। कॉस्ट, इसकी जरूरत नहीं होती। रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि इसके अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी होता है और वैल्यू इन यूज भी होता है, हायर ऑफ बोथ। या अगर वो कहता है ए एंड बी बोथ तो भी ठीक था। तीसरे नंबर पर आ जाए, कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर वो होता है जो एंटिटी की मैनेजमेंट से बाहर होते हैं। इंक्रीज इन सेंट्रल डिस्काउंट, सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, मेन वो कह रहा है कि इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट एक्सटर्नल फैक्टर होता है या इंटरनल होता है? डिस्काउंट एक्सटर्नल। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, जिसका ताल्लुक एसेट के साथ होता है ना, वो इंटरनल होता है। फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, ऐसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, एसेट के जितने भी प्लान है वो सारे के सारे इंटरनल होते हैं।
डिस्काउंट रेट हमारा एक्सटर्नल है, तो इसकी ऑप्शन ए है। इंपेयरमेंट से उसने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजरमेंट बेस? आपको याद होगा हमने मेजरमेंट बेस में पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट। फिर करंट कॉस्ट के लिए हमने पढ़ा था कि क्या क्या देखा जाता है, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। ये जो पहले चैप्टर के मैंने आपको नोट्स दिए थे ये उसमें लिखा हुआ है, करंट कॉस्ट में फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। तो वो कहता है कौन सी चीज मेजरमेंट बेस में इस्तेमाल नहीं होती, वैल्यू इन यूज इस्तेमाल होती है। फुलफिलमेंट वैल्यू ये कभी सुनी नहीं है और ये इस्तेमाल भी नहीं होगी। फुलफिलमेंट वैल्यू हमारी मेजरमेंट बेस में इस्तेमाल नहीं होती, फेयर वैल्यू भी इस्तेमाल होती है, करंट कॉस्ट भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद वो कहता है कि जी अकाउंटिंग कांसेप्ट IFRS 15 है, व्हेन डिटरमिन वेदर आर नॉट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपरचेज एग्रीमेंट। कहता है हम रीपरचेज एग्रीमेंट के लिए क्या चीज, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, वेरीफाइबिलिटी है या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। When determining whether or not revenue should be recognized, वो कहता है कि रीपरचेज एग्रीमेंट के अंदर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या ना करें, इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मेन ये है क्योंकि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि आपके जो एसेट्स हैं वो सही वैल्यू पे प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो हमारा एक्चुअल में सेल होती नहीं है। छठे नंबर पर ये एक इंटरेस्टिंग है, एन एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम। अली कह रहा है कि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अली भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक होता है कि आप अपने एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करोगे, हो तो सकता है क्योंकि प्रूडेंस में, लेकिन ये लायबिलिटीज अंडरस्टैंड नहीं करनी थी, हम इसको लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज कर रहे थे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट ना फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट का एक ही निचोड़ होता है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है छठे नंबर पे कहता है एन एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम। जी कब होता है ओवर टाइम? जब हमारी परफॉर्म जो रेवेन्यू आना होता है वो हमने साइमल्टेनियसली रिसीव करना होता है फ्यूचर के अंदर, ऐसा ही है ना। वो कहता है एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेट यूज, एन एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट, दोज कंट्रोल विल बी ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो पॉइंट इन टाइम हो गया। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम बेनिफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑप्शन बनती है। पॉइंट ओवर टाइम है ना, कि जैसे जैसे हमारा जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो फिलफिल होती जाती है, वैसे वैसे हम उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाते हैं। कहता है जब राइट टू पेमेंट आएगा, नहीं ये भी नहीं, तो इसका सी आंसर है। सातवें नंबर पे आ जाए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी पहले चैप्टर का है। कहता है आपने प्रॉफिट निकाला हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका क्या होता है भला? फाइनेंशियल मनी टर्म के अंदर, फाइनेंशियल मनी टर्म्स। वो कहता है अब ओपनिंग कैपिटल है 1500,000, कहता है स्पेसिफिक प्राइसेस के अंदर जो चेंज आया है वो 15% आया है और जो जर्नल आया है वो 10% आया है। कहता है हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड 2020 अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। आप मुझे ये बताएं कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में कौन सा रेट लेते हैं, स्पेसिफिक लेते हैं या जर्नल लेते हैं? जी जनाब, स्पेसिफिक लेते हैं या जर्नल लेते हैं? अली कह रहे स्पेसिफिक लेते हैं। चले फिर ले स्पेसिफिक और बताएं मुझे प्रॉफिट। 1500,000 का स्पेसिफिक 15% है, 2,25,000 आ जाएगा।
और 5,50,000 में से 2,25,000 माइनस कर देंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3,25,000। ये तो आइडिया है ना जो हमने पढ़ा था रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स में जनरल प्राइस इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेते हैं और स्पेसिफिक के अंदर, सॉरी, फिजिकल मेंटेनेंस के अंदर स्पेसिफिक लेते हैं। लास्ट, in order to survive in long run, business must generate positive net cash flow from investing activity, operating activity, financing। एक बात याद रखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो पहुंचे, क्योंकि प्रॉफिट तो यहां पर पड़ा होता है ना हमारा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमने एसेट बेचकर ही हमारा पॉजिटिव नेट कैश फ्लो आ सकता है। एसेट बेचना कोई अच्छा हाल तो नहीं है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से पॉजिटिव प्रॉफिट का मतलब है, पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है हमारे प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। ओके होगी बात जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने आपके मॉक में भी दिया, टेस्ट में भी था और ये डिस्कस भी हो चुका है। ये इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है जिसमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ना एक फरमाइशल यानी स्पेशल डिमांड है, फरमाइश है एक शख्स की कि ये सवाल लाजमी करवाएं। रेशियो एनालिसिस का ये सवाल है, 17 मार्क्स का ये सवाल है और आपने फिर ये बॉक्स करने हैं। ओके, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यहां पर इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस यहां पर इन्वॉल्व है। तो करें स्टार्ट जी। कहता है रिक्वायरमेंट में, कहता है स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। आपने सिंपल इसका एक टेबल पेपर में ड्रॉ करना था और बॉक्सेस के अंदर लिखना था इंक्रीज या डिक्रीज, राइट। करें स्टार्ट। और हम क्या आवाज सुन रहा है जी? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले उसने कहा पे बैलेंस ऑफ द मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। हमने क्रेडिटर के पैसे पे किए और डिस्काउंट रिसीव्ड हासिल किया। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों भला? ग्रॉस प्रॉफिट पर इफेक्ट तब आता है अगर सेल, परचेज और स्टॉक में कोई इंपैक्ट है, सेल और कॉस्ट ऑफ इंपैक्ट है। ये तो हम क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी अदर इनकम है, वहां पर ये चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी अदर इनकम है, हमारा नेट प्रॉफिट बेहतर होगा लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। आप खुद सोच के देख ले। फिर वो कहता है नेट प्रॉफिट, बिल्कुल नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्यों भला? डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट हमें कुछ टाइम गुजरेगा तो देना पड़ेगा, लेकिन एट दिस टाइम हमने डिस्काउंट रिसीव किया है और हमारी अदर इनकम बढ़ी है। डिस्काउंट इसकी वजह से हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा। नेट प्रॉफिट बढ़ने से सारे रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ने से सारे रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। डन। उसके बाद करंट रेशियो पे आ जाए। अब सुनिएगा जरा। करंट रेशियो में करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाती हैं। करंट रेशियो में करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाती हैं। लो मेरे भाई जरा आ जाएं। हमने क्रेडिटर की पेमेंट की, क्रेडिटर्स की पेमेंट की, ओके, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से पेमेंट की।
क्रेडिटर्स की पेमेंट की, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से पेमेंट की। तो मेरे भाई जरा गौर फरमाइएगा, मेरे पास एसेट होता है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। मेरा करंट एसेट तो सेम रहेगा, वजह वाला क्या है साद, करंट एसेट मेरे सेम रहेंगे। वजह क्योंकि मैंने जो ओवरड्राफ्ट पे किया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट से पे किया, राइट, डिवाइडेड बाय मेरी लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया सपोज एट 500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने लिया 500 का, और क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कर दी, और उस क्रेडिटर्स के से मैंने 5% डिस्काउंट भी लिया, तो मेरी जो लायबिलिटी कम हुई है वो ज्यादा कम हुई है या बैंक ओवरड्राफ्ट के बराबर कम हुई है? जी, कौन शख्स इस चीज को वेरीफाई करेगा? मेरे क्रेडिटर सपोज 100 रुपए के थे, मैंने उनको 95 रुपया पे किया, तो मेरे क्रेडिटर 95 रुपए से कम हुए एक तरह के 100 रुपए के, लेकिन मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेना पड़ा? 95। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे क्रेडिटर्स 100 रुपए से कम हुए और मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेना पड़ा? 95। वो 5% तो डिस्काउंट गए। इसका मतलब है जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो पहले से रिड्यूस हो गई है। करंट एसेट तो मेरे सेम रहेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटीज में 95 ऐड हुआ है बट 100 माइनस हुआ है। तो डिनोमिनेटर कम होने से मेरी करंट रेशियो पहले से बढ़ जाएंगी। ये सारी कॉमन सेंस है। करंट रेशियो मेरे पहले से बढ़ जाएंगी। बात पता चला ना क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्रेडिटर मेरे ज्यादा अमाउंट से कम होंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट कम अमाउंट से ऐड होगा, तो ओवरऑल 5 रुपए से मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। और वैसे भी डिस्काउंट रिसीव से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है। स्टॉक टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ कहता है अगर डिस्काउंट ना होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना था, जितनी लायबिलिटी प्लस होनी थी उतनी ही लायबिलिटी माइनस होनी थी। स्टॉक टर्नओवर में तब फर्क पड़ता जब स्टॉक का कोई जिक्र होता। स्टॉक के फार्मूले में परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल का जिक्र होता है, तो स्टॉक टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्विक रेशियो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर करंट रेशियो बढ़ेगी तो क्विक रेशियो भी बढ़ेगी। सिर्फ एक स्टॉक के अलावा बाकी तो सेम इसके कमेंट्स होते हैं। लो मेरे भाई, हमारा ये पहला कॉलम पूरा हो गया। डन होगी बात? चले दूसरे कॉलम पे आ जाएं और यहां से भी दूसरी स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दें। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। लो जनाब, एक चीज जितने की खरीदी है उतने की बेच रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं उसकी परसेंटेज पे? वो पहले से कम हो जाएगी। क्यों भला? वो एक चीज हमने 80 रुपए वाली 100 रुपए में बेचनी थी तो हमें प्रॉफिट होना था, वो 80 वाली 80 में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? और आई कैप ने अपने एग्जाम में इस पर नो इफेक्ट लिखा है, लेकिन ये भी रिड्यूस होना चाहिए। आई कैप ने इसके ऊपर नो इफेक्ट लिखा है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। देखो ना, हमारा जब प्रॉफिट कम हो रहा है, नॉन करंट एसेट तो सेम रहेंगे। प्रॉफिट कम होने से हमारे तमाम रिटर्न्स कम हो जाएंगे। डन। स्टॉक टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टॉक टर्नओवर पे शास्त्र आज कहता है डिक्रीज होगा, और अल्लाह के बंदे स्टॉक टर्नओवर हमारा इंक्रीज होगा। भला क्यों? और जब हमारी इन्वेंट्री सेल होती है, जितनी दफा सेल हो हमारा स्टॉक टर्नओवर बढ़ता है।
इन्वेंट्री के सेल होने से हमारा स्टॉक टर्नओवर ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइम्स स्टॉक इज सोल्ड। और एक पुराना स्टॉक तो हमारा सेल हुआ, इसका मतलब है जो रूटीन का स्टॉक है वो तो सेल हो ही रहा है, एक पुराना स्टॉक भी हमारा सेल हो गया। ठीक है, और वैसे भी आप फार्मूले पे जाएं, जब आप फार्मूला लगाओगे कॉस्ट ऑफ सेल को डिवाइड करोगे स्टॉक पे, स्टॉक सेल हो गया तो मतलब पहले से कम हो गया, स्टॉक जो सेल हुआ तो पहले से कम हो गया, तो डिनोमिनेटर जब कम होगा तो हमारी ऑटोमेटिकली जो टर्नओवर रेशियो होगी वो पहले से बढ़ जाएगी। उसके बाद करंट रेशियो पे आ जाओ, और जो करंट रेशियो है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह भला क्या, वो मेरा स्टॉक माइनस हो जाएगा और कैश ऐड हो जाएगा, यानी हमारे करंट एसेट जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तो करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्विक रेशियो पे फर्क पड़ेगा। वजह, क्योंकि उसमें कैश तो ऐड होगा लेकिन स्टॉक तो पहले ही माइनस कर चुके होते हैं। क्विक रेशियो के अंदर हमारा स्टॉक तो पहले ही माइनस हुआ होता है, दोबारा तो माइनस करेंगे ही नहीं, सिर्फ कैश ऐड करेंगे, और कैश ऐड करने से हमारे क्विक एसेट्स पहले से बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारी क्विक रेशियो भी पहले से बढ़ जाएगी। आई कैप ने इसका इफेक्ट नन लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से इसका इफेक्ट डिक्रीज होना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट का। लो जनाब, दूसरा भी कोई काम हो गया। तीसरे पे आ गए, आपने डेटर से पैसे लिए हैं और उसको 10% डिस्काउंट दिया। जी मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना ग्रॉस प्रॉफिट भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो डिस्काउंट अलाउड की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस बढ़ गया तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया, और इसके नेट प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी कम हो गया डायरेक्ट। स्टॉक टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटर का ताल्लुक है। अब आओ जरा करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपने बताना है। साथ क्या था, डिक्रीज, और बताएं जरा गौर फरमाइएगा। मेरे पास कैश ज्यादा आएगा, डेट कैश कम आएगा, डेटर ज्यादा कम होंगे। जैसे कि मैंने एक डेटर से 100 रुपए लेना था, उसने मुझे 90 रुपीज दिए, तो मेरे डेटर माइनस होंगे 100 रुपए से और कैश में ऐड होगा 90। मेरे करंट एसेट में ओवरऑल नेट करेंगे तो 10 रुपए कम हो रहे हैं, और उसके कम होने से मेरे पास जो करंट रेशियो है और जो क्विक रेशियो है दोनों कम हो जाएंगी, क्योंकि स्टॉक के अलावा कोई भी इंपैक्ट आएगा तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो पर बराबर बराबर आ सकता है। डन। अब आ जाए चौथे पॉइंट पे। जी, वो कहता है कि जनाब आपको ऑफर हुआ है 90 डेज क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई है, राइट। कहते हैं इसकी वजह से आपकी जो विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, यानी प्रॉफिट मार्जिन नहीं चेंज हुआ, प्रॉफिट मार्जिन वही है, जस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भला क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में तब फर्क पड़ता उसके मार्जिन पे जब हम सेल प्राइस की वैल्यू चेंज करेंगे। अब तो जितनी सेल बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी बढ़ जाएगी, उसका नेट इंपैक्ट जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वही आएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि सेल ज्यादा हुई, तो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद करंट रेशियो पे आ जाए। जी, आपकी करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, आपके डेटर्स पहले से बढ़ जाएंगे।
डेटर्स बढ़ने से आपकी करंट रेशियो भी बढ़ जाएगी, क्विक रेशियो भी बढ़ जाएगी, स्टॉक टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी सेल बढ़ना शुरू हो गई है। सेल बढ़ने से आपका स्टॉक ज्यादा सेल हो रहा है और रिटर्न भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ जाएगा। लास्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ सम नॉन करंट एसेट एट गेन। और नॉन करंट एसेट बेचने से आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नॉन करंट बेचने से आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि गेन ऑन नॉन करंट एसेट आपका अदर इनकम में जाता है ना। और अगर ये बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी बढ़ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट रेशियो में इजाफा क्यों? ओ भाई मेरे कैश आया ना आपके पास, नॉन करंट एसेट बेच के कैश आया, आपका करंट एसेट बढ़ा, तो करंट एसेट बढ़ने से आपकी क्विक रेशियो भी बढ़ गई। तो ये जनाब आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्क्स पहले काउंट कर लें, 16 मार्क्स का ये पेपर में सवाल आया हुआ है। करना क्या है? डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर दिस इन अकॉर्डेंस विद IFRS। सिर्फ डिस्कस करना है, नो जर्नल एंट्री, नो कैलकुलेशन, नो एक्सट्रैक्ट, जस्ट बताना है कि जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है या क्या होना चाहिए। जब भी वो बात करता है ना, बस इसको डिस्कस करें, तो आपने पहले लिखना है पहले वाला राइट है, रॉन्ग है या फिर क्या होना चाहिए। इस तरह से अपने फॉर्मेट में आपने आंसर देना है, ना कोई एंट्री पास करने की कोशिश करनी है और ना ही आपने कोई एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश करनी है। वो कहता है इस इशू को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। 3 इश्यूज है जनाब। कहता है यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ CL। While review the draft financial statement for the year ended December 31st, 2020, prepared by the junior accountant, you have noted the following. पहली सिचुएशन आ जाओ। In January 2020, government allotted an industrial plot to CL at a prime location. गवर्नमेंट ने आपको एक प्लॉट दिया है प्राइम लोकेशन के ऊपर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट CL विल एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। वहां पर CL फैक्ट्री बनाए। CL constructed the factory building which was available for use 1st October 2020. Done. Due to delay in recruitment of key factory employees, कहते अभी हमने employees को hire नहीं किया, the production activities will commence on 15th March 21। तो हमने फिर अगले साल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अच्छा मुझे ये बताएं, डेप्रिसिएशन हम 15 मार्च से स्टार्ट करेंगे या 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट कर देंगे? जी, इंप्लॉइज अभी नहीं मिले, 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज एसेट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है जिसको हमने डिस्कस करना है। द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड। अकाउंटेंट ने लैंड रिकॉर्ड ही नहीं की, एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद है कि जब हमें नॉन मॉनिटरी एसेट मिलते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर।
जब भी कोई आपको गवर्नमेंट की ग्रांट मिले बट कैश फॉर्म में ना मिले, इन काइंड मिले, तो उसको हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली गलती यहां से पता चल गई। हम लिखेंगे जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है लैंड की सूरत में, हम उसको फेयर वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जरूर लिखेंगे। उसके बाद while the factory building is still appearing in capital work in progress as the production activities, वो कहता है कि आपका जो बिल्डिंग है वो स्टिल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है, हालांकि वो तो अवेलेबल फॉर यूज भी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो दूसरी गलती ये है कि जो बिल्डिंग की अमाउंट है उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नजर आना चाहिए और डेप्रिसिएशन भी लेनी चाहिए, वो अब वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रहनी चाहिए। तो हमने इसका आंसर में पॉइंट फॉर्म में लिख लो या जिस तरह से मर्जी जी, ये पॉइंट है। इसका लिखने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम बात लिखेंगे लैंड बी रिकॉर्डेड विल, पहले हम लिखेंगे कि उसने सही लिखा है या नहीं लिखा। वो कहता है जो उन्होंने दोनों गलती की है वो करेक्ट है। लैंड विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and government grant at this amount recognize as liability and amortize over the useful life of the factory and amortize over the useful life of factory। फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग खत्म हो गई तो समझो लैंड तो खत्म हो गई। पहला पॉइंट ये था कि उसने लैंड को रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने कहा था जनाब अगर गवर्नमेंट ने दी है आपको तो उसको आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखें और जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको अपनी लायबिलिटी बनाकर ओवर द लाइफ उसको अमोर्टाइज करते हैं, नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 6 नंबर का सवाल है ये, इसलिए हम इसके 6 नंबर पूरे करेंगे। दूसरा लिखेंगे फैक्ट्री इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट करेक्ट, कि वो जो उसने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिख दिया है वो गलत है, बल्कि हम लिखेंगे एज फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीटेड, जैसे ही फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट होगी ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तीसरे नंबर पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन will be charged as factory building available for use। लो मेरे भाई, इस तरह से ये आप अपने 6 नंबर कवर कर पाओगे। किस डेट को अवेलेबल फॉर यूज हुई थी? 1 अक्टूबर, शायद 1 अक्टूबर 2020। जो बातें आपने नोट की उसको अपने अंदाज में आपने बुलेट्स फॉर्म में लिख ली या वैसे ही एक पैराग्राफ फॉर्म लिख ले, ये इसका आप आंसर दोगे। डन। ये 6 नंबर का सवाल है, सिर्फ डिस्कस करना था कि जो उसने लिखा हुआ है वो सही है या सही नहीं। डन होगी बात। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट,
CL acquired 3-story building on 1st March 2020. तीन स्टोरीज हैं जनाब 1st March 2020. CL uses the ground floor for its marketing department. ग्राउंड फ्लोर है जनाब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. 2 floor were in excess of CL need and rented out. ऊपर वाले को रेंट आउट का. अच्छा मुझे यहां तक बताओ, इन तीनों फ्लोर्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिखें, तीनों को पीपीई में लिखें, या फर्स्ट फ्लोर को पीपीई लिख लें और बाकी 2 फ्लोर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाएं? क्या ख्याल है आपका? आपका अपना ख्याल क्या है? साथ का मैसेज आ गया कि जनाब जो ग्राउंड फ्लोर है उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रहने देते हैं और बाकी 2 को जो रेंट पे दिए हैं वो बिल्कुल सही कहा कि जो सेपरेटली रिकॉग्नाइज हो सकता है. अगर कोई इनसिग्निफिकेंट पार्ट होता ना तो फिर एक अलग बात थी. कहता था फर्स्ट फ्लोर वाज रेंटेड आउट on 1 January 2020 और सेकंड को जो भी दिसंबर में कर दिया आपने. अब अकाउंटेंट क्या कर रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है. The accountant has recorded the building at property plant and equipment. उसने पूरी की पूरी property plant and equipment में ट्रांसफर कर दी. The depreciation on ground first and second floor has been computed from, और उसकी डेप्रिसिएशन भी ले. इसका ताल्लुक आप बिल्कुल इसके साथ भी मिलाएं, फिर आपको सही समझ लगेगी. The accounting policy of CL is to carry land and building at fair value where permitted by IFRS. कहता है कि अगर IFRS परमिट करता है तो आप उसको फेयर वैल्यू पे लिखेंगे. मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, उसकी तो डेप्रिसिएशन भी नहीं आती. ओके, तो जनाब अब इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? यहां पर बी पार्ट लिखकर, सेकंड पार्ट है और बी पार्ट. वो कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ, सर ये ऊपर से दिखा दें क्या किया? कुछ भी नहीं किया. रिकॉर्डिंग ऑफ 3 floors as property plant and equipment is incorrect. Okay, ए पार्ट ए लिखेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ 3 floors as PP is incorrect. हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फ्लोर should be recorded in PPE. Second and third floor should be recorded as investment property. फिर बी पार्ट भी लिखेंगे. एक और चीज जो इंतहाई इसके अंदर कि जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर चुका है वो रिवर्स भी करेंगे. हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यू कि जो डिफरेंस आया करेगा साल के एंड पे हम देखेंगे ना सेकंड और थर्ड फ्लोर की फेयर वैल्यू क्या है. ज्यादा आएगी तो फेयर वैल्यू गेन, कम आएगी तो फेयर वैल्यू लॉस, लेकिन उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे. और तीसरे नंबर पर एक बात लिखेंगे, डेप्रिसिएशन
ऑफ ये रिपीट करते हैं, आवाज चलेगी थी आपकी। सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, एक मिनट, आल्सो रिवर्स्ड, क्योंकि वो डेप्थ ले चुका है ना। देखिए यार सिंपल, उसने कहा था 3 फ्लोर हैं, तीनों को तीनों उसने पीपीई में लिख दिया, राइट। तो एक फ्लोर पीपीई में जाएगा, बाकी 2 फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये बात डिस्कस कर देंगे उसको, फिर उसको बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड किए हैं उसको हम वहां से उसका फेयर वैल्यू डिफरेंस हम लिखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लिया करेंगे। और तीसरे नंबर पर लिख देते हैं कि जो उसने डेप्रिसिएशन ली है वो भी रिवर्स कर देंगे। ये 3 बातें बताकर अपनी जान छुड़ा लेंगे। लास्ट वन इज, ये आसान सा है सर ये तीसरी बात दिखाएगा जो आपने दिखाई है। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फेयर वैल्यू के ऊपर, जब फेयर वैल्यू पर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते। कॉस्ट मॉडल पे होता तो फिर डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी। मैं भी यही लिख के आया था। क्या सर ये जो पॉइंट्स आपने लिखवाए हैं अभी। अच्छी बात है। चलें जनाब, तीसरे नंबर पर आ जाए। कहते हैं CL इज कंस्ट्रक्टिंग अ पावर जनरेशन प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1st Feb 2020 and would complete on 30th November 21. The work remained suspended for 3 months. यहां तक ओके है। The project is financed through long-term loan acquired specifically, और 1 जनवरी को हमने लोन लिया। The unutilized amount of loan is kept in a separate saving account. यहां तक ये हमें किस बात की इंडिकेट कर रहा है? IAS 23। हमने जितना पैसा लगेगा प्लस जितना इंटरेस्ट आएगा वो हम ऐड करके कैपिटलाइज करेंगे। ये चीज वो बताएगा उसने क्या किया। The accountant has deducted income of separate account from full year interest and presented the net amount as finance cost in the profit and loss account. उसने क्या किया कि टोटल साल का इंटरेस्ट निकाला, उसमें से इस इन्वेस्टमेंट का माइनस करके सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी। ये बात सही लिखी है, ये गलत है? गलत है, क्योंकि इसमें से जितनी अमाउंट यूटिलाइज्ड हुई है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उसको तो हमने कैपिटलाइज करना है, और सेविंग अमाउंट जो वहां की है वो उधर लिखेंगे, उसमें से नेट करेंगे। 1 Feb और 30 नवंबर तक का जो बैलेंस होगा हमने उस पर काम करना है। तो इसको भी आपने अपने अंदाज में लिखना है। तीसरा पॉइंट है, हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इनकरेक्ट। हम लिखेंगे फिर आगे, अपने अंदाज में लिखना, जैसे मर्जी लिख लो, अमाउंट भी फाइंड करके लिख दो या अमाउंट फाइंड ना करो, वैसे ही डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बता दो। हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट है ना, पावर जनरेशन प्लांट, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट net of saving income charge to cost of plant except suspension period। सस्पेंशन पीरियड को हमने ऐड नहीं करना, बस इतना ही काफी है। और इंटरेस्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखेंगे जो इसके अलावा, अगर दूसरा बी पॉइंट लिख लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड
saving income charge to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसने क्या किया है, सारी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया है। हम सी पॉइंट बता देते हैं कि रिड्यूस द फाइनेंस कॉस्ट by the net amount of interest which is capitalized। कि उसने सारी की सारी अमाउंट उधर कर दी थी ना ट्रांसफर, हमने वहां से निकाल देना है। वहां से निकालने के बाद उसको फाइनेंस यानी कैपिटलाइज कर देना है, इररिस्पेक्टिव के हम उसको जो हम चार्ज कर चुके हैं उसको वहां से खत्म कर देना है। ठीक है, तो जनाब इस तरह से हमने अपने अंदाज में थोड़ी सी डिस्कशन कर देनी है। ठीक है जनाब, लो जी, ये तो थे छोटे छोटे सवाल। हमारा अपना सवाल तो ये है, ये क्वेश्चन भी इतना बहुत बड़ा नहीं है जिस तरह से पहले सवाल थे। ये सवाल छोटा सा ही है, लेकिन डेप्रिशिएशन का मेथड उसने थोड़ा सा चेंज किया है, नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर डेप्रिशिएट करवाया। जिशान भाई कह रहे हैं नमाज की ब्रेक। जिशान भाई अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ, अभी तो 5 भी नहीं बजे। आपके यहाँ नमाज 5:30 दे दीजिए। नमाज कितने बजे होती है? ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अरहम शायद आप क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में मौजूद नहीं थे, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी सुनना ताकि ये क्वेश्चन आपको सही समझ लग जाए। इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। चलें ठीक है, फिर ऐसा करो कि नमाज पढ़ लो अभी। ठीक है सर। ठीक है, नमाज पढ़ के ना तो फिर हम 5:15 बजे शुरू कर लेते हैं। ये 5:20 पे कर लो, आराम से नमाज पढ़ो। 5:20 पे दोबारा इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ओके, अल्लाह।